हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी एनिमल फिजियोलॉजी। और एनिमल फिजियोलॉजी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो हमने काफी हद तक ये कंप्लीट कर लिया था। अब ये छोटे छोटे दो टॉपिक्स रहते हैं, हम उसको आज फिनिश कर देंगे और उसी के साथ ही हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग की, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? जब भी हमारे हाथ पर या कहीं पर भी चोट लग जाती है तो ब्लड आना शुरू हो जाता है और उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि ब्लड अपने आप रुक जाता है और एक डार्क ब्राउन सी लेयर हमें हमारी उस चोट वाली जगह पर दिखनी शुरू हो जाती है। तो वहां पर क्या हुई, वहां पर जो ब्लड निकल रहा था उसकी क्लॉटिंग हो गई, यानी ब्लड का थक्का बन गया। तो इसे क्या बोला जाता है? ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। तो अगर हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग की, तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या बनते हैं? क्लोट्स बनते हैं। क्लोट्स का मतलब क्या होता है? थक्का बनना। क्लोट्स का मतलब क्या होता है? थक्का बनना। यानी हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड के थक्के बन जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। हमारे नॉर्मल अगर हम बात करें ब्लड के अंदर, तो वो हमेशा एक फ्लूइड नेचर में रहता है, उसके अंदर थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है हेपेरिन। हेपेरिन कैसा है? हेपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है, यानी ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है और ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में रक्त का थक्का नहीं बनता। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इसके अंदर ब्लड का क्लॉट जो है, या हम कह सकते हैं रक्त का थक्का हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि हो सकता है कि हमारी जो हार्ट है, इस हार्ट के अंदर जो वेसल जा रही है जिसका नाम है कोरोनरी वेसल। हार्ट की वेसल का क्या नाम है? कोरोनरी वेसल। अगर इस वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाए तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कोरोनरी थ्रोम्बस। ये वो वाली स्टेज है जब हमें कहीं भी किसी तरीके की चोट नहीं लगी, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर अपने आप ही क्या बनने लग गया? क्लॉट बनने लग गया, अपने आप ही थक्का बनने लग गया। हमारी बॉडी में नॉर्मल फॉर्म में थक्का नहीं बनता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में हेपेरिन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारे हार्ट की, अगर कोरोनरी वॉल के अंदर, स्पेशली बोल रही हूँ, हार्ट की कोरोनरी वेसल के अंदर अगर क्लॉट बन जाए तो उसे कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं और ये कल को हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। यानी हार्ट अटैक का एक ये भी कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर कोरोनरी थ्रोम्बस का बनना। और ये कोरोनरी थ्रोम्बस कब जब बनता है? जब हमारे हार्ट की कोरोनरी वेसल के अंदर एक रक्त का थक्का हो। ठीक है, हो सकता है कि ये जो ब्लड का क्लॉट है, ये क्लॉट हमारे माइंड के अंदर प्रेजेंट हो, या हम क्या कह सकते हैं, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो। तो अगर ये ब्रेन के अंदर ये क्लॉट प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है? पैरालिसिस। यानी जो लकवा होता है, लकवा होने का एक कारण ये भी है कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड का क्लॉट प्रेजेंट है। तो अगर ब्रेन के अंदर ब्लड का क्लॉट प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये वाले तो वो क्लॉट्स हो गए जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मूव नहीं कर रहे। यानी अगर हार्ट की कोरोनरी वेसल में आ गया तो कोरोनरी थ्रोम्बस बन गया, और अगर ब्रेन के अंदर आ गया तो पैरालिसिस कर सकता है। लेकिन ये वहीं पर ही प्रेजेंट है, वहीं पर ही जमाव के कारण ये क्लॉट बन चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं क्लॉट, जो क्लॉट मूवेबल होते हैं, यानी हमारे ब्लड के अंदर ये वो मूव करते रहते हैं और ये मूवेबल क्लॉट जहां भी रुक जाएंगे वहां हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर ये मूवेबल क्लॉट हमारे लंग्स के अंदर आ गए तो ये लंग्स के अंदर कंजेशन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किडनी में आ गए तो किडनी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे क्लॉट जो कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। तो ऐसे ब्लड क्लॉट्स को क्या बोला जाता है? एम्बोलस कहा जाता है। तो ऐसे क्लॉट्स को क्या बोला जाता है? एम्बुलस क्लॉट कहा जाता है। ऐसे क्लॉट जो कि मूवेबल होते हैं या फिर गतिशील होते हैं, जो गति करते रहते हैं। तो हमने ये उन क्लॉट्स की बात की है जो हमारी बिना चोट लगे हमारी बॉडी के अंदर एक एबनॉर्मली रूप से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि नॉर्मल बॉडी के अंदर हेपेरिन की वजह से क्या होता है? कोई क्लॉट प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर कोई क्लॉट प्रेजेंट हो बिना चोट लगे तो वो इन दो तरीकों का क्लॉट जो है वो हो सकता है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉट बनता है जब हमारे कोई चोट लग जाती है तो वो क्लॉट की फॉर्मेशन कैसे होती है।
अभी हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कितने स्टेजेस से एक ब्लड का क्लॉट या फिर रक्त का थक्का बनता है। तो हमारे सामने ये 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है, यानी कंप्लीट 3 स्टेजेस के अंदर हमारे सामने ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। सबसे पहले आता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम सुना लग रहा है ना। ये नाम हमने किसके अंदर पढ़ा था? प्लेटलेट्स के अंदर। तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों चीजें क्या की जाती है? रिलीज की जाती हैं। तो ये 2 चीजें हमारी बॉडी के अंदर रिलीज की जाती है जब भी हमारी बॉडी में क्या लग जाती है? कोई चोट लग जाती है। तो अगर मेरी फिंगर पर कोई चोट लग जाती है तो एक तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाएगा और एक एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाएगा। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करेगा? ये करेगी मेरी डैमेज्ड सेल, यानी कि जहां पर भी मेरे चोट लगी है, मेरी फिंगर्स की जो टिश्यूज है, मेरे फिंगर्स की जो सेल्स हैं, वो क्या रिलीज करेंगे? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करेगा? ये रिलीज करेंगी प्लेटलेट्स, यानी वहां पर प्रेजेंट जो मेरी प्लेटलेट्स हैं, जहां पर मेरी फिंगर पे कट लगा है, वहां पर की जो प्लेटलेट्स है वो क्या रिलीज करेंगी? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये 2 चीजें रिलीज की जाएंगी जब भी मेरे चोट लग जाएगी या किसी के भी लग जाएगी। तो ये एक्सो एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करेंगी? तो ये एक्सो एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाएंगी थ्रोम्बोकाइनेज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होंगी? थ्रोम्बोकाइनेज के अंदर। ये क्या है? एक एंजाइम है। इसे और क्या बोल सकते हैं? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन भी कह सकते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी कह सकते हैं। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों ही क्या है? एंजाइम है। ये एक ही चीज है, इसके 2 नाम है। तो ये 2 क्या हो जाएगी? ये एंजाइम रिलीज हो जाएगा। अब इस एंजाइम का काम आएगा, यानी अब कौन काम करेगा? ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का अब काम आएगा। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन काम क्या करेगा? ये करेगा कि मेरी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन के अंदर। तो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा और ये प्रोसेस कैल्शियम की प्रेजेंस में ही हो सकती है, यानी कैल्शियम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्जन किया जाता है और एंजाइम कौन सा काम आएगा? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद क्या होगा? अब जो थ्रोम्बिन बना है इसका भी तो कोई काम होगा। तो ये थ्रोम्बिन क्या काम करेगा? हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है और प्लाज्मा के अंदर कैसा है? घुलनशील है, सोल्यूबल है। और कौन सी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है? मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी अकेला है। ये बिल्कुल अकेला प्रेजेंट होगा। मोनोमर फॉर्म के अंदर हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर घुला हुआ है। तो ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन यहाँ पर काम करेगा। क्या काम करेगा? कि हमारे अंदर जो प्रेजेंट है फाइब्रिनोजन, इसे कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन के अंदर। और ये फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीमर के अंदर, यानी पहले कैसा था? मोनोमर, अब कैसा हो गया? पॉलीमर। पहले कैसा था? सोल्यूबल, अब कैसा हो गया? इनसोल्यूबल। क्योंकि इनसोल्यूबल होएगा तभी तो ये ब्लड को रोकेगा। अगर ये ब्लड में सोल्यूबल ही हो गया तो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग कैसे करेगा? तो इसे इनसोल्यूबल होना जरूरी है। अगर वो अघुलनशील होगा तभी रोक पाएगा। तो यहाँ पर ये सोल्यूबल से इनसोल्यूबल फॉर्म में बन जाएगा और फाइब्रिन क्या बना देगा? एक नेटवर्क बना देगा, एक जाल बना देगा, जिसकी वजह से हमारे जो रक्त निकल रहा था, हमारा जो ब्लड निकल रहा था, उसे रोक दिया जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? फाइब्रिन की वजह से वह रुक जाएगा। और यहाँ पर भी क्या काम आएंगे? कैल्शियम प्रोटीन, कैल्शियम जो है आयंस काम आएंगे। यानी हमारे ब्लड के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट आयन कौन सा है? कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट है। एंजाइम कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा क्या था? इससे हमें पता चला कि जो क्लॉटिंग है ब्लड की वो किस तरीके से होती है, 3 स्टेप्स में होती है। एक्सो या फिर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के अंदर और ये एंजाइम क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है उसे एक्टिव बना देगा। यानी प्रोथ्रोम्बिन कैसा है? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि जब तक कोई चोट नहीं लगेगी इसका कोई काम नहीं।
फिर इसके बाद ये थ्रोम्बिन के अंदर एक्टिव हो जाएगा जब चोट लग जाएगी, जब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बन जाएगा। उसके बाद फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्यूबल है, जो कि मोनोमर है, आराम से बैठा था, चोट लगने के कारण थ्रोम्बिन बन गया और इसने इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन के अंदर, जो कि क्या बना देगा, एक नेटवर्क बना देगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकलना बंद कर देगा। ठीक है, अब हम एक चीज और समझते हैं, यहाँ पर सीरम क्या होता है। हमने लिम्फ के बारे में तो पढ़ लिया था, हमने कल के लेक्चर में लिम्फ के बारे में देखा था कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ होता है प्लाज्मा के अंदर जब हम WBC को ऐड कर देंगे तो वो लिम्फ बन जाता है, यानी RBC और प्लेटलेट्स जब हमारे ब्लड के अंदर एब्सेंट होती है तो हम उस ब्लड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सीरम क्या होता है। सीरम होता है कि अगर प्लाज्मा है, यानी यहाँ पर ना ही WBC है, ना ही RBC है, ना ही प्लेटलेट्स है, तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स तीनों को हटा दिया, क्या बच गया, सिर्फ प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर भी हमने क्या उड़ा दिया, फाइब्रिनोजन को यहाँ से निकाल दिया। कौन सा फाइब्रिनोजन, यही फाइब्रिनोजन। अगर इस फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा के अंदर माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा सीरम। तो सीरम क्या चीज होती है, सीरम होता है प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन को हटाने पर जो बनता है उसे बोला जाता है सीरम। और हम सुनते भी रहते हैं कि सीरम का टेस्ट करना है, तो वो यही सीरम होता है जिसके अंदर हमारी WBC, RBC, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने क्लोटिंग की स्टेजेस तो देख ली कि किस तरीके से ब्लड की क्लोटिंग की जाती है, लेकिन इस ब्लड की क्लोटिंग करने के लिए फैक्टर्स भी यूज आते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड की क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, अभी हम उससे पढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, और ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। और ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है इनका जो नेम है वो हम रोमन नंबर में लिखते हैं। रोमन नंबर्स के अंदर इनके फैक्टर्स लिखे जाते हैं और ये इसी तरीके से, यानी जो फैक्टर फर्स्ट रहेगा वो फर्स्ट ही रहेगा, जो सेकंड है उसका नाम सेकंड पर ही आएगा। तो ये सीक्वेंशियल वाइज ये बनाए गए हैं, रोमन नंबर में लिखे जाते हैं। और इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनका सिंथेसिस होता कहाँ पर है, तो लीवर में। यानी ये 13 के 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं लीवर के अंदर। और इनको बनाने में काम कौन आता है, विटामिन के। तो विटामिन के की हेल्प से लीवर के अंदर 13 के 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कि किसकी प्रेजेंस में ये बनते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर ये चीज पूछी जा चुकी है, विटामिन के की प्रेजेंस में ये बनते हैं। और अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स के नेम की बात करें तो ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आ चुका है कि आपको बताने थे कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। और ये पूछा गया था कि इस क्लॉटिंग फैक्टर का कौन सा नंबर है, यानी हम यहाँ पर जो रोमन नंबर लिखेंगे उससे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो अभी हम डिस्कस करते हैं 13 के 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स को। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहले हम 4 पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ी है, स्टेजेस पढ़ी है। किसकी स्टेजेस पढ़ी है, स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी है। उसके अंदर हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। अब 3 स्टेप्स के अंदर हमने जो यहाँ पर चीजें लिखी थी हम उसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था एक्सो या फिर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सो या फिर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया था हमने। उसके बाद हमने जो सेकंड था उसके अंदर हमने यूज किया था प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि हमारे ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट था। उसके बाद थर्ड के अंदर हमने यूज किया था फाइब्रिनोजन को। तो यानी ये तीनों चीजें तो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम आने ही वाली हैं और ये भी क्या बना रही है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रही है। अब इनमें से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। इसके अंदर जो पहला है वो है लास्ट, यानी पहला कौन सा आएगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर हो गया। सेकंड कौन सा हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। और थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थर्ड हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। और फोर्थ जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी हम पढ़ चुके हैं, कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ही क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट होती है। फिर हम पढ़ते हैं फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ।
फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर होता है प्रोएक्सिलरीन, और जो सिक्स्थ है वो आएगा एक्सिलरीन, और सेवेंथ आएगा प्रोकन्वर्टिन। तो ये तीन फैक्टर्स और काम आते हैं। किसके अंदर काम आते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। क्या नाम है? फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, प्रोएक्सिलरीन, एक्सिलरीन एंड प्रोकन्वर्टिन। अभी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा लिखा जाता है कि जो एक्सिलरीन है, ये जो एक्सिलरीन फैक्टर है, ये अब क्या हो चुका है? अमान्य हो चुका है। तो अमान्य कौन सा फैक्टर हो चुका है? एक्सिलरीन। कौन से नंबर पर आएगा? सिक्स्थ नंबर पर ये आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 8th, 9th एंड 10th। तो 8th, 9th एंड 10th फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 8th फैक्टर के अंदर आएगा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, तो ये कौन सा फैक्टर है? ये है 8th फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन 8th फैक्टर है। 9th फैक्टर कौन सा है? क्रिसमस फैक्टर, और यही असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। तो 9th फैक्टर कौन सा है? क्रिसमस फैक्टर है। 10th फैक्टर कौन सा है? स्टुवर्ड फैक्टर है। स्टुवर्ड फैक्टर। तो ये हमारे पास आ गए 10 फैक्टर तक। पहले चार हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको बस रीअरेंज किया है। फिफ्थ है प्रोएक्सिलरीन, सिक्स्थ है एक्सिलरीन और सेवेंथ है प्रोकन्वर्टिन फैक्टर। फिर 8th आ जाएगा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है AHG। AHG भी हम लिख सकते हैं। फिर आएगा क्रिसमस फैक्टर 9th, 10th आ जाएगा स्टुवर्ट फैक्टर। उसके बाद आएगा 3 फैक्टर रहेंगे हमारे 11th, 12th एंड 13। तो 3 फैक्टर रहेंगे। 11th क्लास के अंदर क्या होती है? 11th क्लास के अंदर होती है PTA। 11th क्लास के अंदर क्या होती है? PTA होती है। तो ये आ जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट 11th फैक्टर है। 12th फैक्टर हो जाएगा हैगमैन फैक्टर, हैगमैन फैक्टर। और 13th या लास्ट फ्रेगमेंट है FSF, यानी फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर हो जाएगा? 13th फैक्टर हो जाएंगे। और ये 13 के 13 फैक्टर जो है वो कंप्लीट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। अभी तक ग्रेड 1 में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार ही आ चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी पूछ लिया जाए। तो हम एक बार इसको सरसरी नजर से देख लेते हैं कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी हमारे जो वैसे भी जो उसके अंदर सेकेंडरी के अंदर दे रखी है यूनिट्स, उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। और एनसीईआरटी में ये टेबल जो है वो नहीं दे रखा। तो अगर ये याद नहीं होगा तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं हमने कितने फैक्टर्स पढ़े? 13 फैक्टर्स पढ़े। और इसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही हमारे यहाँ पर फैक्टर नहीं है। यानी विटामिन के इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सबकी सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन विटामिन के खुद एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से पढ़े हमने। फर्स्ट 3 तो वही जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उनको बिल्कुल उल्टा कर दिया, तो हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। 4th कैल्शियम हमें पता सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आ जाएगा प्रोएक्सिलरीन, एक्सिलरीन एंड प्रोकन्वर्टिन, ये तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। उसके बाद 9th एंड 10th दोनों नाम से है, क्रिसमस एंड स्टुवर्ट 1 वर्ड के हैं। फिर 11th आ जाएगा। 11th क्लास में क्या होती है? पीटीए मीटिंग होती है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फिर 12th के अंदर क्या आ जाएगा? हैगमैन फैक्टर। फिर 13th आ जाएगा FSF, जिसके अंदर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। अभी हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहला डिसऑर्डर आता है हाइपरटेंशन।
सबसे पहला डिसऑर्डर आएगा हाइपरटेंशन। तो हमारा जो नॉर्मल बीपी का लेवल है वो कितना रहता है, 120 से 80 mm ऑफ Hg रहता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो जाए यानी 120 से कितना हो जाए 140 या उससे ऊपर, और 80 से कितना हो जाए 90, यानी अगर इस रेंज में आ जाए या इससे ऊपर आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हो चुकी है, हाइपरटेंशन हो चुकी है। फिर आएगा हाइपोटेंशन, यानी हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब कम होता है, यानी 120 से 80 mm ऑफ Hg से कम हो जाए, यानी ये कितनी हो जाए, ये 100 हो जाए और ये कितनी हो जाए 70। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है ब्लड प्रेशर की, तो हम क्या बोल सकते हैं, इनको कौन सी दिक्कत है, हाइपोटेंशन की दिक्कत है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना भी कह देते हैं और एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई जब कार्डियक मसल्स तक प्रॉपर ना हो पाए, कार्डियक मसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाए, उसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, कौन सी डिजीज हो चुकी है, एंजाइना पेक्टोरिस हो चुकी है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कौन सी मसल्स तक, कार्डियक मसल्स तक ना पहुंच पाए। उसके बाद आ जाएगा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, हम क्या बोलते हैं, हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम है पंप करना, हार्ट का काम है ट्रांसपोर्ट करना। ये क्या करता है, ये ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को पंप करता है। तो अगर हार्ट ये काम करे तो हम कह सकते हैं कि हार्ट पास हो गया, और अगर ये काम ना कर पाए तो हम क्या कह सकते हैं, हार्ट फेल हो गया। तो हार्ट फेलियर का मतलब है कि यहाँ पर इसके लंग्स में स्पेसिफिकली ये चीज लिखी हुई है कि अगर लंग्स में कंजेशन हो जाए, कंजेशन का मतलब है जमाव हो जाए, किसका जमाव होगा, ब्लड का, ब्लड के थक्के का जमाव होगा। तो अगर लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाए, उसकी वजह से अगर हार्ट जो है वो ब्लड सप्लाई ना कर पाए, हार्ट जो है वो ब्लड सप्लाई ना कर पाए प्रॉपर वे में, तो उसे क्या बोला जाता है, हार्ट फेलियर। यानी हार्ट का क्या काम है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड की सप्लाई करना। तो अगर ये ब्लड की सप्लाई जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है और इसका मेन कारण लंग्स के अंदर कंजेशन यानी जमाव होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, हार्ट फेलियर बोला जाता है। ठीक है, एक हमारे सामने एक और टर्म आती है जिसे बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट बीट का बंद हो जाना। तो अगर हार्ट बीट स्टॉप हो जाए तो हम उसे क्या बोल देते हैं, उसे बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट है हार्ट बीट का स्टॉप हो जाना। ठीक है, उसके बाद आएगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है कि अगर कार्डियक मसल्स को ब्लड की सप्लाई ना हो पाए, कोई डैमेज हो जाए या कुछ भी हो जाए जिसकी वजह से क्या हो जाए, कार्डियक मसल्स जो हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं, उन मसल्स को अगर ब्लड की सप्लाई ना हो पाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हम उसे कहते हैं। यानी हार्ट फेलियर अलग है, हार्ट अटैक अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर पर जिसका नाम है अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है अथेरोस्क्लेरोसिस? अथेरोस्क्लेरोसिस होता है कि जब फिर हमारे अंदर जो आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर क्या होगा, इस आर्टरी के अंदर जमाव होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि फैट का जमाव हो गया, जैसे कि फाइबर्स का जो है इसका जमाव हो गया, या और भी जमाव जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है इसका जमाव हो गया। तो इन सब के जमाव के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, ये आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो हो जाती है नैरो, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो कम जा पाता है। तो आर्टरीज की ल्यूमेन क्या हो जाती है, नैरो, किसकी वजह से, ये फैट है, फाइबर्स है, कोलेस्ट्रॉल है, इनका जमाव हो जाता है। यानी अगर ये हमारी आर्टरी है तो इस आर्टरी के अंदर यहाँ पर जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमा हो गया या फिर यहाँ जमा हो गया, तो यहाँ पर जो ब्लड है उसको जाने के लिए यहाँ पर रास्ता कितना कम पड़ गया। यानी ब्लड जो है वो पहले सीधा जा रहा था, अब ब्लड को इस तरीके से नैरो से पाथवे से जाना पड़ेगा। तो इसे क्या बोला जाता है, अथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, जब आर्टरी की ल्यूमेन क्या हो जाए, नैरो हो जाए, और ये बहुत ही फ्यूचर में जाकर पेनफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, अथेरोस्क्लेरोसिस, जब आर्टरी के अंदर जो है जमाव हो जाए, उसकी वजह से आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो कैसा हो जाए, नैरो हो जाए या फिर संकरा हो जाए। उसके बाद हमारे यहाँ पर आती है
वैसे तो ये जेनेटिक्स के अंदर ये डिजीज पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन हम इसको फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इरिथ्रोफिटलिस क्या होता है कि अगर एक मदर है और एक फादर है और ये क्या कर रहे हैं, ये बेबी प्लान कर रहे हैं, तो मदर और फादर है। अगर मदर है, मदर कैसी है, मदर के अंदर जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव है। यानी RH फैक्टर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे आरबीसी के ऊपर, हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। और जो फादर है वो RH पॉजिटिव है। यानी अगर कोई इंसान कहता है कि मेरा O पॉजिटिव ब्लड है, तो यानी उसके अंदर RH फैक्टर है, और अगर कोई कहता है O नेगेटिव है, यानी उसका RH नेगेटिव नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं कि अगर मदर O नेगेटिव है और फादर कैसा है, O पॉजिटिव, तो अब इनका जो फर्स्ट बेबी होगा, वो फर्स्ट बेबी जब मदर के फीटस के अंदर होगा, और उस फर्स्ट बेबी का जो ब्लड है वो कैसा होगा, RH नेगेटिव। यानी एक मदर है, पॉजिटिव, यानी एक मदर है, उस मदर का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव यानी O नेगेटिव, लेकिन उसके पेट में, उसके जो फीटस है, उसके यूट्रस के अंदर जो बेबी है, उसके अंदर कैसा ब्लड है, उसके अंदर ब्लड है O पॉजिटिव, क्योंकि वो उसने कहां से लिया है, अपने फादर से लिया है। तो अब क्या होगा कि ये जो मदर है, इसका जो ब्लड है वो इसको क्या मानेगी, एक एंटीजन मानेगी, एक फॉरेन पार्टिकल मानेगी, जिसकी वजह से वो क्या कर सकती है, इस बेबी को मार सकती है, इस बेबी की डेथ करवा सकती है, इसको एक फॉरेन एजेंट समझ के। तो ये क्या होता है, इसे ही बोला जाता है इरिथ्रोफिटलिस। यानी कि यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब आरबीसी के ऊपर कौन सा फैक्टर प्रेजेंट होता है, RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कोई फीटस है उसके अंदर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, और वो डेथ उसकी हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर फर्स्ट बेबी ऐसा हो तो उसकी नॉर्मल जो है वो डिलीवरी हो जाती है, लेकिन जब सेकंड बेबी की बात आती है तो सेकंड बेबी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है इसके जो अगेंस्ट है एंटीबॉडी बन जाती है। यानी फर्स्ट टाइम बेबी आया, उसकी क्या है, O पॉजिटिव है, तो वो सरवाइव कर जाएगा, और उसके सरवाइव करने के अंदर क्या होगा कि जब वो बेबी जो है मदर के अंदर है, तो मदर क्या करेगी, इसकी मेमोरी बना लेगी और अपने अंदर एक एंटीबॉडी बना लेगी, जिसके अगेंस्ट O पॉजिटिव के अगेंस्ट। तो O पॉजिटिव के अगेंस्ट इसने एंटीबॉडी बना ली, और जैसे ही सेकंड बेबी ये कंसीव करने वाले होंगे, उस टाइम पर क्या होगा कि O पॉजिटिव के एंटीबॉडीज जो है वो उसको डेथ करने के लिए तैयार रहेंगी, वो सेकंड बेबी की डेथ करवा देंगी। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इरिथ्रोफिटलिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारी जो ये यूनिट है, ये चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक RH फैक्टर का दे रखा है और ब्लड ग्रुप्स का दे रखा है, वो जेनेटिक्स में आप पढ़ ही चुके होंगे। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।